Assalamu alaikum, dear all students of class 8. This is your teacher, Ms. Tahniyat, and I hope you all will be fine and safe at your homes. As you all know, we are in the month of September, and in the month of September we have a unit, Pakistan Movement, from page number 80. I am continuing my explanation from the heading, The Lucknow Pact. Jinnah was able to convince the League and the Congress to hold their session in Lucknow at the same time in December 1916. जिन्ना जो है वो इस इतना होल्ड रखते थे कि वो मुसलमानों और हिंदुओं की जो एक लीग थी, जो तहरीक थी उन लोगों की, जैसे मुसलमानों की तो मुस्लिम लीग थी और हिंदुओं की कांग्रेस थी, तो वो उन दोनों लीग्स के लोगों को जो है वो मनाने की ताकत रखते थे कि वो लखनऊ में एक ही वक्त में दिसंबर 1916 में जो है वो एक सेशन रख लें, दोनों पार्टीज मिलके. ऑन दिस ओकेजन द कांग्रेस एग्री टू सपोर्ट द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट electorates. Consequently, Jinnah became widely known as the ambassador of Hindu-Muslim unity. और फिर जो है कांग्रेस जो है वो एग्री कर लिया था कांग्रेस ने कि वो सपोर्ट करेगी मुस्लिम्स को जो वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे हैं, और इस तरीके से जिन्ना जो है वो वाइडली नोन हो गए थे, जाने पहचाने हो गए थे एक तरीके से एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के नाम से. The Khilafat movement. Now we will study about the Khilafat movement, which we called in Urdu Khilafat Tehreek, Tehreek-e-Khilafat. The Ottoman Emperor who ruled over Turkey, Middle East and parts of Africa. Ottoman Emperor जो कि जिसने किस पे रूल किया था, तुर्की पे, मिडिल ईस्ट पे एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, was considered to be the caliph. It means वो कंसिडर किया गया था खलीफा के तौर पे बाय द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स. लोगों की, मुसलमानों की मेजॉरिटी ने उसको कैलिफ के तौर पे, खलीफा के तौर पे जो है वो कंसिडर कर लिया था, मान लिया था. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 तुर्की साइडेड विद जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन एंड लॉस्ट. तुर्की जो है वो जर्मनी से अलग हो गया था और अगेंस्ट ब्रिटेन, और वो लॉस्ट हो गया. The British and other victorious forces entered Istanbul, the capital of Turkey. ब्रिटिश और बाकी जो काफी मजबूत कुव्वतें थी वो एंटर हुई इस्तांबुल में, द कैपिटल ऑफ तुर्की, जो कि कैपिटल है तुर्की का. द कैलिफ हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ द लैंड. तो इस कैलिफ ने जो है वो हैंड ओवर कर दिया था को पूरा उस सरजमीन का कंट्रोल. वाइल द मिडिल ईस्ट हैड ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, जबकि मिडिल ईस्ट जो है वो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश और उनके एलीज ने. दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, और ये अनएक्सेप्टेबल था मुस्लिम्स के लिए साउथ एशिया के. दे लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट, एक तहरीक जो है वो लॉन्च करी, विच इज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, खिलाफत मूवमेंट. इट वॉज लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली. और उस तहरीक को कौन लीड कर रहा था, मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली. एट द सेम टाइम द कांग्रेस अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट, और उसी टाइम कांग्रेस ने ये आइडिया अडॉप्ट किया कि वो non-violent boycott of the government institution or non-cooperation presented by Mohandas Karamchand Gandhi, who had spent most of his time until then in South Africa. और उसी सेम टाइम पर जो है वो कांग्रेस ने जो है वो नॉन वायलेंट एक तहरीक चलाने की शुरू करने का सोचा, जिसको प्रेजेंट किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने, और जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो ऑलरेडी अपना काफी टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका में स्पेंड कर चुका था, गुजार चुका था. लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली, मुस्लिम कोऑपरेटेड विद द कांग्रेस. और ये किसने लेड की थी, मौलाना जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने, जो कि
मुस्लिम्स ने कोऑपरेट किया था कांग्रेस के साथ। When the Ali brother were sent to jail, their courageous mother Bi Amma came out to lead the people. और जब ये दोनों भाई जो है वो जेल भेज दिए गए थे कैद के लिए, तो फिर इनकी जो मदर थी, माँ थी बी अम्मा, वो आगे बढ़ी जिन्होंने लोगों को लीड किया। However, गांधी डिसाइडेड टू स्टॉप द मूवमेंट सून आफ्टरवर्ड्स। और फिर जबकि गांधी ने ये सोचा कि ये तहरीक जो है वो बहुत ही जल्द रोक दी जाएगी, स्टॉप कर दी जाएगी। द खिलाफत मूवमेंट वॉज अ ग्रेट एगिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश सिंस द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट जो थी वो ब्रिटिश के खिलाफ एक बहुत ही अजीम तहरीक थी जंगे 1857 की जंगे अजीम के बाद। Armed with nothing but inspiring poems, anthems and speeches of their leaders, the masses came out against the foreign rulers without fear or grief। और इस मूवमेंट के जरिए जो उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए, पोम्स के जरिए, एंथम्स के जरिए, स्पीचेस के जरिए जो है लोगों में काफी करेज पैदा किया अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स के खिलाफ, विदाउट एनी फियर और ग्रीफ, मतलब किसी भी रंजो अलम और किसी भी खौफ के बगैर। इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को जो है वो काफी करेज हासिल हुआ, काफी उनकी हौसला अफजाई हुई, काफी उनको हिम्मत और हौसला मिला। Elections 1926। By 1926, Hindus and Muslims were again fighting each other। 1926 में हिंदू और मुसलमान वापस से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए थे। There was a total chaos in the country and elections were held in 1926। और उस वक्त जो है मुल्क में काफी अफरा तफरी का आलम था जब ये इलेक्शंस होने थे 1926 में। However, separate electorates had been accepted and therefore, और इसी तरीके से अलग इलेक्टोरेट्स जो है वो एक्सेप्टेड हो गए थे and therefore Muslims participated with such an enthusiasm which had never been seen before। और मुसलमानों ने इन इलेक्शंस में इतना पुरजोशी के साथ जो है वो हिस्सा लिया था जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। The poet philosopher Dr. Sir Mohammad Iqbal, Allama Iqbal, who had stayed away from practical politics until then। और जो अल्लामा इकबाल थे वो एक अजीम शायर और फिलोसफर थे जो कि बहुत काफी दूर रहे थे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से उस वक्त तक। ऑल्सो स्टूड एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, और वो भी एक प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के तौर पे एज अ कैंडिडेट खड़े हुए थे एंड बिकेम इलेक्टेड। और इस तरीके से वो इलेक्टेड हो गए थे, चुन लिए गए थे इन इलेक्शंस में 1926 के। Now come on page number 81, 1927 to 1946, the rising। You can see here the rising means the period of an achievements, 14 points। Only 2 years after the elections of 1926, the Congress demanded that separate electorates should be abolished। This demand came out in the Nehru Report, which was published in 1928। इलेक्शंस के 2 साल बाद ही कांग्रेस ने ये डिमांड की कि जो मुसलमानों को अपना अलग से हक हासिल है, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चूज करने का, वो जो है वो खत्म कर देना चाहिए। दिस डिमांड केम आउट इन नेहरू रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश इन 1928। और ये डिमांड जो है वो कब जाहिर हुई? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। मोस्ट मुस्लिम लीडर्स वर अपोज टू द नेहरू रिपोर्ट। और मुस्लिम लीडर्स जो है वो काफी इस नेहरू रिपोर्ट के अपोज थे, खिलाफ थे। इन मार्च 1929 जिन्ना प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स इन द फॉर्म ऑफ 14 पॉइंट्स। और मार्च 1929 में जिन्ना ने जो है वो प्रेजेंट की थी एक डिमांड मुसलमानों की, किस फॉर्म में? 14 पॉइंट्स, 14 निकात की सूरत में। He believed that Muslims would feel secure and the people of South Asia would be able to live together। और उन्होंने ये सोचा था कि इस तरीके से मुसलमान जो है वो काफी सिक्योर फील करेंगे और साउथ एशिया के जो मुसलमान हैं वो एक तरीके से एक साथ रहने के काबिल होंगे। इफ दीज पॉइंट्स वर कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पॉइंट्स जो है वो एक नया कानून बनाते हुए कंसिडर किए जाएं जरूर।
The Allahabad Address. As you know, Iqbal was elected for the Provincial Assembly of Punjab in 1926. जैसे कि आप लोगों को पता है, भी मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लामा इकबाल जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के तौर पे जो है वो इलेक्ट हुए थे 1926 में. His term lasted 4 years and he did not seek re-election. However, he never stopped participating in politics after that. और इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में जो है वो पार्टिसिपेट करने से नहीं रुके. उन्होंने अपनी बाखूबी तमाम ड्यूटी सर अंजाम दी पॉलिटिक्स में. इन दिसंबर 1930 ही प्रेसिडेंट ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद. और 1930 में इलाहाबाद में उन्होंने एक सदारत की थी एनुअल सेशन की, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हुआ था. ही सजेस्टेड दैट द प्रोविंस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया शुड बी ग्रुप टुगेदर. और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो प्रोविंस है, सूबा है मुस्लिम मेजॉरिटी का नॉर्थ वेस्ट में, वो जो है वो एक कर देना चाहिए, उनको बाहम कर देना चाहिए टू फॉर्म एन अमेलगेमेटेड मुस्लिम स्टेट, जिसकी वजह से एक मुस्लिम स्टेट कायम होगी. ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट दिस माइट द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स एटलीस्ट ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड NWFP. और उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमानों की आखिरी मंजिल होगी उन मुसलमानों के लिए जो कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और NWFP में मौजूद हैं. Now you all can see here the 14 points which was presented by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in which number 1 is the form of future constitution should be federal with the residuary power vested in the province. Number 2, a uniform measures of autonomy shall be granted all provinces. Number 3, all legislators in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and the effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality. In the central legislature, Muslim representation shall not be less than 1/3. Representation of communal groups shall continue to be by separate electorates, provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorates in favor of joint electorate. Any territorial redistribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and the Northwest Frontier Province. Full religious liberty, that is liberty of belief, worship and observance, propaganda, association and education shall be granted to all communities. No bill or resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body opposes it as being injurious to the interest of that community, or in the alternative such other method is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases. Sindh should be separated from Bombay Presidency. Reforms should be introduced in the Northwest Frontier Province and Balochistan on the same footing as in other provinces. Provision should be made in the constitution giving Muslims an adequate share along with the other Indians in all services of the state and in the local self-governing bodies, having due regard to the requirements of efficiency. The constitution should embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable institution, and for their due share in the grants in aid given by the state and by self-governing bodies. No cabinet, either central or provincial, should be formed without there being at least 1/3 of Muslim ministries. Number 14 and the last point is no change shall be made in the constitution by the central legislature except with the
concurrence of the states constituting the Indian Federation. So students, you all can see these all are the 14 points of Qaid-e-Azam which was presented by the Qaid-e-Azam for the Muslims. ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो कि कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों के हक के लिए पेश किए थे, जिस तरीके से और जिस पर अमल पैरा होकर मुसलमानों ने एक अलग स्टेट हासिल किया था. So students, the time of the today's session has been ended and I hope you all have understood this, and we will continue this in our next session also. Till then, stay safe, stay home. Allah Hafiz.